की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। वो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो आंसर दीजिए आप। नमस्कार सभी लोगों को, गुड इवनिंग। बिल्कुल कल जैसी क्लास रहेगी आज भी, कल जैसी ही, और कोशिश करेंगे कि कल से भी अच्छी क्लास हो आपकी। तो जुड़े सभी लोग। तो देखिए, आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए कि यह जो हमारा, चलिए पूरा भारत ही बना करके देखते हैं। तो आप यहां से देखिए, हम एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपका केवल एक ही प्रश्न इनके माध्यम से तैयार नहीं हो, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएं कि यदि इन चैप्टर से संबंधित किसी भी तरीके का आपका प्रश्न आता है तो उसका आप समाधान कर सकें। और उसके लिए देखिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा, और वो किस तरीके से है। तो ये राजस्थान की बात कर रहा है, तो राजस्थान जो है वो देखिए इस तरीके से है आपका, ये जो है वो आपका राजस्थान है। अब राजस्थान से देखिए इधर जो लगा हुआ है, यह जो राज्य है वो है हरियाणा, हरियाणा है। और राजस्थान से यहां पर जो लगा हुआ है ये आपका उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान से इधर जो लगा हुआ है यह आपका ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। और इधर जो लगा हुआ है वो गुजरात लगा हुआ है। तो राजस्थान से देखिए ये, और इधर राजस्थान से जो लगा हुआ है वो पंजाब है। तो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले मैंने आपसे सारे राज्यों की बात की, और सारे राज्य जो हैं, जैसे ऊपर आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो अब इनमें से कौन सा नहीं है, इसका मतलब महाराष्ट्र गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। मैंने कल भी इसके बारे में आपसे बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम। नेफा का मतलब जो है वो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का जो पूरा नाम है वो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, या इसे ही जो कहा जाता है पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है ये। और ये कौन सा आपका राज्य है, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग सही आंसर इसका देंगे। कल भी हमने बात की थी, आप सी का जो आंसर दे रहे हैं, देखिए हमारा ये जो है, हम थोड़ी सी मैप के माध्यम से बात करें तो यह आपका भारत है। और यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है वो आपका कौन सा है, यह हिस्सा है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। और इसे ही पहले जो जाना जाता था वो नेफा के नाम से जाना जाता था। और इस नेफा में ही आपको पता है 1962 में चीन के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। चीन ने सबसे पहले इसी क्षेत्र में आक्रमण किया था 1962 में। और आपको पता है कि इसी से संबंधित हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर दर्रा है, और वो कौन सा है, वो है आपका जेलेपला दर्रा, जेलेपला और लिपुलेख दर्रा। ये दो दर्रे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे यहाँ पर। तो इनका सही आंसर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो इसका आप आंसर दीजिए। शायद हमने इसके बारे में आपसे कई बार बात की है कि सियाचिन जो है वो क्या चीज है, सियाचिन जो है वो क्या है। देखिए हमने कल भी शायद बात की थी इसके बारे में, हमने कल भी बात की थी कि ये जो क्षेत्र है आपका, हमने बात की थी कि यह जो है वो, ये आपका जो क्षेत्र है ये है पाक अधिकृत कश्मीर। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से, ये जो है वो आपका अक्साई चिन्ह। और यहाँ पर जो ये वाला जो क्षेत्र हमारा बचता है, और यह जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है आपका सियाचिन ग्लेशियर।
तो यह इस तरीके से जो आपका क्षेत्र है इसे कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। और हमने कल बात की थी ये सियाचिन ग्लेशियर है कौन सी पर्वत श्रेणी का भाग है, तो सियाचिन ग्लेशियर आपका काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी इसका भाग है ये। और सियाचिन क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद है ये। और क्या है, तो और ये विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान है, मतलब ये हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड है। तो इसका सही जो आंसर आप दे रहे हैं वो डी आंसर दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से डी इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है। काराकोरम श्रेणी में है ये। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। जिसमें से पहला आपका आता है वो है गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है झारखंड, पांचवा है मध्य प्रदेश, छठवां है बिहार और सातवां है छत्तीसगढ़। तो ये कह रहा है कि इनमें से सबसे पहले तो पहचानिए कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो कर्क रेखा जिनसे गुजरती है, और दूसरा कि इनको पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ पहचानिए। तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना करके इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, बट आंसर आपको ही देना पड़ेगा, आंसर आपको ही देना पड़ेगा। और वो आंसर दीजिए आप, किस तरीके से देते हैं। आप इसका आंसर दीजिए कि कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत से गुजरती है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे देता हूं, और वो है कि देखिए कर्क रेखा जो है वो हमारी इस तरीके से गुजरती है, इस तरीके से ये कर्क रेखा है। और कर्क रेखा को जो कहा जाता है ये है आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यह कौन सी अक्षांश रेखा मानी जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है या अक्षांश है, इसे क्या कहा जाता है, इसे आपकी कर्क रेखा कहा जाता है। तो इसका आंसर बताएं, इसका सही आंसर आपका क्या दे रहे हैं, आप बी दे रहे हैं। तो देखिए पूरब से पश्चिम हम लगाएं तो यहां पर सबसे पहले आता है आपका मिजोरम, मिजोरम। यहां पर जो आता है वो है आपका त्रिपुरा, यहां पर एक और जो आता है वो है आपका पश्चिम बंगाल, एक और जो यहां पर आता है वो है आपका छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड, छत्तीसगढ़ ले लो, छत्तीसगढ़। एक और जो आता है वो आता है आपका झारखंड, झारखंड। एक और जो आता है वो है आपका मध्य प्रदेश, एक और जो आता है वो है राजस्थान, और इधर आता है आपका गुजरात। तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले कह रहा है, देखिए गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर आप दे रहे हैं वो है आपका, और उन्हें पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाइए। तो इसका बी आंसर दे रहे हैं आप, दूसरा, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल ठीक है, और उसके बाद है आपका चौथा, चौथा झारखंड ठीक है, उसके बाद है आपका सातवां छत्तीसगढ़ ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद पहला। तो बी इसका सही आंसर होना चाहिए। 2 4 7 5 1। बड़े अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग बड़े अच्छे आंसर दे रहे हैं। जुड़े सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और आंसर दें। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से। ये पटकाई बुम की पहाड़ियों के बारे में बात कर रहा है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं। देखिए यहाँ से जो है वो, जैसे यह आपका इस तरीके से, ये आपका पूर्वोत्तर भारत है, और पूर्वोत्तर भारत में आपकी कुछ पहाड़ियों का विस्तार है, जैसे ये है डाफला, मिर, मबोर, मिसमी, पटकई बुम, नागा हिल्स, उसके बाद है आपकी मणिपुर हिल्स, मीजो या लसाई पहाड़ियाँ, यहाँ पर त्रिपुरा हिल्स, ये है गारो, खासी और जैंतिया, ये आपकी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो पटकाई बुम की पहाड़ियाँ देखिए इधर जो है वो आपका क्या है, म्यांमार है, म्यांमार। और यहाँ पर जो पहाड़ियों का क्रम है वो कैसे है, देखिए
तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ आपकी पाई जाती हैं, जैसे ये है आपकी डाफला, डाफला, एक और जो है वो आपकी है मिर, एक और है आपकी मबोर, और एक और है आपकी मिस्मी, मिस्मी, और यहाँ पर जो है ये आपकी पटकाई बुम। और ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। और किसके साथ सीमा बनाती हैं? तो ये म्यांमार के साथ आपकी सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए म्यांमार। ठीक है, अगला देखिए एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो आप इसका आंसर दीजिए। देखिए हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? देखिए ये जो राज्य है, ये जो देश है आपका कौन सा है? आप इसका आंसर दीजिए। ये जो देश है वो है आपका बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और मिजोरम, ये है आपका मिजोरम, मिजोरम। ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये है देखिए मेघालय, मेघालय। ये है आसाम, असम। और ये जो है वो है आपका, यहां जो आता है आपका वो आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हैं जो पश्चिम इस बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। पहली बात, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका सही जो आंसर आता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो इसके साथ सीमा बनाता है। सही आंसर आता है आपका त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है आपका त्रिपुरा। हालांकि ये सारे ही जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ये भारत के चारों ही राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो आप इसका आंसर दीजिए। मैं तब तक आपको इससे संबंधित कुछ बातें बताता हूं। देखिए यहां से ये है आपका भारत, और यहां पर जो ये इस तरीके से हमारा भारत है। और आपको पता है कि हमारे भारत का जो सबसे पहले जो सूर्य की किरणें हैं वो किस स्थान पर पड़ेंगी? सबसे पहले सूर्य की जो किरणें हैं वो उस स्थान पर पड़ेंगी जहां पर सूर्य सबसे पहले चमकेगा। और सूर्योदय किधर से होता है? सूर्योदय आपका जो होता है वह होता है आपके पूरब से। तो इसका मतलब इधर से सूर्य की किरणें आएंगी। तो सूर्य की जो किरणें इधर से आ रही हैं, तो हमारा सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है? यह है आपका किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। इसका पूर्व जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और यहीं से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे बाद में सूर्य की किरणें किस स्थान पर पड़ती हैं, यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बाद में सूर्य की किरणें किस स्थान पर पड़ती हैं, तो वो है आपका कि आपके गुजरात में हमारे भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, और इसे कहा जाता है गुहिर माता, गुहिर माता, या इसे ही कहा जाता है गौर माता। इस स्थान पर हमारे सूर्योदय की जो किरणें हैं वो सबसे बाद में पड़ती हैं। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किपिथु नामक स्थान पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, और भारत में सबसे बाद में जो सूर्य होता है वो आपके गुजरात में कौन से स्थान पर? तो गुहिर माता नामक स्थान पर। इसे गौर माता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए भारत के 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? इनमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी आंसर देने में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो इसका सही जो आंसर है आपका, देखिए
हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, वो है राजस्थान। राजस्थान 3,42,000 इसका क्षेत्रफल है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। इससे दूसरा जो राज्य आता है वो आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा जो आता है वो है उत्तर प्रदेश। तो ये चार जो राज्य हैं ये हमारे भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं, और सबसे छोटा जो राज्य है वो है आपका गोवा, और गोवा का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3702 वर्ग किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर। यहीं पर देखिए एक और प्रश्न देख लें कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है यूटी कौन सा है, तो वो है आपका लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, 59,146 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी तरीके से सबसे छोटा यूटी कौन सा है, तो वो आ जाता है आपका लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का जो केंद्र शासित प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 32 वर्ग किलोमीटर। तो लक्षद्वीप सबसे छोटा हो जाता है, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य राजस्थान हो जाता है, सबसे छोटा कौन सा हो जाता है, तो वो गोवा हो जाता है। सही आंसर है आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? जो 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है हमारे भारत में, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को देखिए 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है, और इन 7 सिस्टर्स का भाग कौन सा नहीं है, उसका आंसर दीजिए आप। देखिए आप इसका आंसर दीजिए। यहां से मैं आपको दो क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो प्रश्न भी आपका पूछा गया है। ये जो है वो हमारा भारत है, ये इस तरीके से देखिए भारत है, और भारत में देखिए मैं आपको राज्यों का क्रम थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यह जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये जो हिस्सा है वो आपका नागालैंड है, यह जो है मणिपुर है, ये आपका मिजोरम है, ये जो है मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, और ये जो है वो आपका मेघालय है, ये असम है। तो ये तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, ये जो है वो नागालैंड है, नागालैंड, ये आपका मणिपुर है, मणिपुर, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, यह जो है सॉरी ये मिजोरम है, ये आपका मिजोरम है, मिजोरम, और ये यहां पर त्रिपुरा है, ये मेघालय है, मेघालय, और यह जो है वो आपका असम है। आप इसका सभी लोग सही आंसर दे रहे होंगे मेरे ख्याल से, और इसका सही जो आंसर है, अब मैं देखिए आपको इस प्रश्न को थोड़ा सा बदलता हूं, हम इस प्रश्न को थोड़ा सा बदलते हैं देखिए, और अब आप बताइए आंसर कि प्रश्न आपका ये है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो मैं इसमें आपको देता हूं ऑप्शन, एक है आपका मेघालय, मेघालय ए, और बी जो है वो है आपका नागालैंड, नागालैंड, सी जो है वो है आपका सिक्किम, सिक्किम, और डी जो है वो है मिजोरम। अब बताइए आप, अब इनमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए? अब इसका आंसर बताइए आप जरा, कि अब इसमें से सही आंसर होना चाहिए कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। कौन सा ये भाग 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। अब बताइए आप, अब आंसर दीजिए। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, आप बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, और मैं आपकी प्रतिभा पर बेकार में ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा था। इसका मतलब क्लास में आप बहुत बढ़िया से समझते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। तो इसका सही जो आंसर आ जाता है आपका कौन सा है? वो सिक्किम है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ से जो है वो आपकी असम शुरू होती है, और यहाँ से और यहाँ तक ये जो है वो आपका सिक्किम है, और ये हिस्सा किसका है? ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये जो असम से हिस्सा है, यहीं से आपकी ये 7 सिस्टर शुरू होती हैं। त्रिपुरा इससे अलग है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम एक और बात करते हैं आपकी, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वही रोज की बातें आप सब जानते ही हैं, नए बैच स्टार्ट हुए हैं वर्ग 3 वगैरह के, और ये हमारे MPTST की एक वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज चल रही है, और 21 टेस्ट हैं इसमें, हालांकि और भी 24 टेस्ट इसमें अभी होने वाले हैं 2-1 दिन में। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर 2 दिन में आपके पास ये एक नया टेस्ट डलता है, और जिसका हम लोग क्या है कि टेस्ट सॉल्यूशन डिस्कशन भी आपका कराएंगे एप्लीकेशन पर, तो आप इसे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके MPTET वर्ग 3 की हमारे यहाँ पर बैच चल रहे हैं, जिसमें पर्यावरण आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस मेरे द्वारा ही ली जाती है। नेक्स्ट देखें, अगला जो हमारे सामाजिक विज्ञान का भी एक ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चल रहे हैं आपका, तो इसे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट महिला पर्यवेक्षक का भी एक हमारे यहाँ पर बैच प्रगति पर है, और महिला पर्यवेक्षक में मेरे द्वारा जो है वो GK GS और मैनेजमेंट का पार्ट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के किस राज्य की जो सीमाएं हैं वो इन 3 देशों के साथ लगती हैं? तो मुझे पता है कि आप इसका भी सही आंसर देंगे, आप इसका सभी लोग सही आंसर देंगे। देखिए यहां पर मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूंगा साथ में। सबसे पहली बात कर रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है आपकी, दूसरा बात कर रहा है तो ये आपका मेघालय है, तीसरी बात कर रहा है तो यह जो आ जाता है आपका ये पश्चिम बंगाल है, चौथी जो बात कर रहा है सिक्किम की तो ये आपकी सिक्किम है। अब ये कह रहा है, देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो एक तो किससे लगती है? चीन से, और एक इसकी सीमा लगती है भूटान से, और किससे लगती है? एक लगती है आपकी म्यांमार से। तो इन 3 देशों से सीमा किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। मेघालय की किससे लगती है? तो देखिए मेघालय की जो सिर्फ लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल की भी किससे लगती है? तो पश्चिम बंगाल की देखिए 2 देशों से लगती है, एक इसकी लगती है नेपाल से, नेपाल, और दूसरा जो लगती है बांग्लादेश से। और यहां पर जो सही आंसर आता है वो अब बचा कौन आपका? तो वो बचा आपका सिक्किम। ये सिक्किम के इधर तो नेपाल है, नेपाल, ये जो है वो आपका भूटान है, और इधर ऊपर जो है वो क्या है? चीन। तो इसका सही आंसर आ जाता है आपका सिक्किम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। इनमें से सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी है? देखिए ये जो है वो हमारे भारत का ये तटीय भाग है, ये तटीय भाग है, और तटीय भाग में जैसे हमने कल भी शायद मेरे ख्याल से बात की थी कि यहां से आपके गुजरात से लेकर के ये दमन तक का भाग है, ये आपका काठियावाड़ या काकरापार का तट कहा जाता है इसे, काठियावाड़। और यहां से लेकर के आपके गुजरात, ये दमन से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है ये आपका कोंकण का तट कहलाता है, और गोवा से लेकर के न्यू मंगलौर तक का जो सॉरी क्षेत्र है ये आपका कन्नड़ का तट कहलाता है, और न्यू मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये मालाबार का तट कहलाता है, मालाबार का तट। और सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वो किसकी है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा आपकी गुजरात बनाता है, या काठियावाड़ तट कह सकते हो, काठियावाड़ तट या काकरापार का तट भी आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, आप सभी लोग सही आंसर दीजिए। देखिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई के साथ में क्वेश्चंस आंसर्स का जितना जो आपका एक्सपीरियंस अनुभव होगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आंसर देने की, उतना ही आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और जितने जल्दी से आप आंसर देंगे उतना ही जल्दी आपका पेपर जो है वो अच्छे से जाएगा। और इससे क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे आप में से बहुत सारी जो महानुभाव हैं, जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो क्या है कि वो सही से आंसर देना ही पसंद नहीं करते हैं। ये गलत बात है आप लोगों की, आप सभी लोगों को आंसर देने चाहिए। देखिए इस संडे को मैं आपके लिए कुछ जो क्लासें ऐसी लेकर के आऊँगा कि हमारा टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए। मैं इस संडे को देखो टाइम निकाल करके आपसे एक बार बात करना चाहूँगा मैं, तो उसमें भी कुछ हम बात करेंगे।
नेक्स्ट है देखिए, भारतीय मानक समय रेखा यामोत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से। इसका आप आंसर दीजिए। तब तक मैं इसके बारे में कुछ बात बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे संबंधित हमारा प्रश्न अभी तक एक भी नहीं आया है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से जो है ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। और भारत में देखिए ये जो मानक समय रेखा आपकी गुजरती है वो किस तरीके से गुजरती है। तो यहाँ यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज है कि हमारे भारत का मानक याम्योत्तर है क्या, तो वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने ये मानक समय रेखा माना है। देखिए, प्रत्येक देश का अपना एक स्थानीय समय होता है जिसके अनुसार उस देश का मानक समय निर्धारित किया जाता है, और हमारे यहाँ पर हमने किसको माना है, ये 82.5 डिग्री को माना है। और 82.5 डिग्री ये अक्षांश रेखा हमारी कहाँ से गुजरती है, ये आपकी 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा। और 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर हमने देखिए अपने भारत का जो मानक समय निर्धारित किया है। देखिए थोड़ा सा फिगर जो है वो सही नहीं बनाया है, मैं इसको आपको दोबारा बनाता हूं, जरा इसको मैं दोबारा से बनाता हूं जिससे आपको सही से समझ में आएगा ये और वो किस तरीके से है। तो देखिए, तो इसको आप देखिए कि हमारे भारत की मानक समय रेखा है वो इस तरीके से गुजरती है। देखिए ये यहां से गुजरती है और ये जो है वो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और ये हमारे भारत का जो मानक समय है वो कहां से निर्धारित किया जाता है, तो ये है आपका नैनी। और नैनी में भी जो इसका जो उपखंड है वो है आपका मिर्जापुर, और जिला कौन सा है तो वो है इलाहाबाद, और राज्य कौन सा है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। और यह जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा, और 5वां जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से ये हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। अब आप इसमें देख लो किससे नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से आपकी मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग जो है वो आंसर सही दे रहे हैं इसका। नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से तो ये गुजरेगी। ये मानक समय की रेखा, मानक समय रेखा की बात कर रहा है, ये आपकी कर्क रेखा की बात थोड़ी कर रहा है। तो ये इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है। और छोटा स्थान देखें तो मिर्जापुर और नैनी, हमारे पूरे भारत के समय का निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा, नैनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण। कोरोमंडल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या भाग है, क्या नाम है। तो देखिए यहां पर जो है हमने अभी बात की अपने पश्चिमी तट के नामों की बात की, और यहाँ पर आपका एक और जो तट आता है ये आपका कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ विशाखापट्टनम तक, ये जो क्षेत्र है आपका विशाखापट्टनम या कृष्णा नदी कह सकते हो, विशाखापट्टनम, यह जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है कोरोमंडल तट। और ये हमारे भारत का वह क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा शीत ऋतु में ये वर्षा ग्रहण करता है, शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। भारत का हमारा एकमात्र स्थान है जो शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है और वो है कोरोमंडल तट। और यहाँ विशाखापट्टनम से लेकर के ये महानदी घाटी तक के जो तट को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार। और उत्तरी सरकार के उत्तरी भाग को जो कहा जाता है वो उत्कल का मैदान कहा जाता है। इसका सही आंसर जो आता है वो कौन सा है, कोरोमंडल। तो कोरोमंडल का जो विस्तार है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, इसके निम्नलिखित कौन से कारण हैं, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, तो भारत उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहलाता है बताइए। भारत ट्रॉपिकल कंट्री क्यों कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहा जाता है, तो आप बताइए इसका आंसर। तब तक मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा इससे संबंधित। हमारा भारत उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहा जाता है, आप आंसर दीजिए। हमारा भारत उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहलाता है, बताइए जरा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, और वो 4 ऑप्शन हैं वो क्या हैं, देखिए।
सबसे पहली बात है कि हमारे भारत के नीचे हिंद महासागर से यहाँ से हमारी जो निकलती है वो है आपकी भूमध्य रेखा। ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये यहाँ से निकल रही है आपकी भूमध्य रेखा, और हमारे भारत के यहाँ इन राज्यों से जो गुजरती है वो कौन सी है, वो है आपकी कर्क रेखा। ये गुजरती है आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो हमारे भारत के संबंध में हमने रेखाएं पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो रेखाओं में जो हमने बात की थी कि देखिए एक हमारी कर्क रेखा गुजरती है, दूसरी हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। आप आंसर जो दे रहे हैं इसका कौन सा दे रहे हैं, डी। डी आंसर कहां से आपके प्रारंभ हुए, दीजिए सभी लोग आंसर। मैं आपका ये प्रश्न थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए। तो हमारे भारत, अब यहां पर आप आंसर दीजिए। आपके ज्यादातर लोगों के जो आंसर हैं वो डी आ रहे हैं। आप सभी लोग आंसर दें, आप सभी लोग इसके आंसर दें, मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा। देखिए हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कहां से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत स्थित है। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर 0 से लेकर के 30 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो उष्णकटिबंधीय ये क्षेत्र होता है, मतलब हमारा भारत हालांकि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का भाग है, लेकिन फिर भी ये पूछ रहा है कि भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने का जो कारण है वो क्या है। तो भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होने का कारण है अक्षांशीय विस्तार, कि भारत, क्योंकि हमेशा जलवायु कटिबंध जो हैं उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाई हैं, वहां पर स्पष्ट पढ़ाया है कि जलवायु कटिबंधों को, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। और ये कटिबंधीय क्षेत्र मतलब कटिबंध क्या है, अक्षांश। तो यहां से सीधा सीधा आ रहा है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट देखें, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को और अंग्रेजों को। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है, आप आंसर दीजिए। आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ इसमें बता करके समझाना चाहूंगा। देखिए आप इसका आंसर दीजिए। ये जो है ये हमारा भारत है, और यहां पर जो है वो आपकी भूमध्य रेखा है। ये इस तरीके से हमारा विश्व का वर्ल्ड मैप है, और यहां से जो है वो आपका भारत है। ये भारत है, और यहां भारत में देखिए जैसे ये जो है वो आपका भारत है। देखिए, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज की थी, यहां पर पुर्तगाल है, ये है आपका पुर्तगाल, सॉरी ये जो है वो आपका यहाँ नहीं है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है ये वाला हिस्सा है, स्पेन और पुर्तगाल। यहां से एक व्यक्ति जो है वो आया, तो पहले तो ये अटलांटिक महासागर में होते हुए ये आया, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसे क्या कहा जाता है, केप अगुलहास। केप अगुलहास यहां पर ये पहुंचा, और यहां से एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति को साथ में लेकर के यहां से ये जो पहुंचा कहां पर, कालीकट के तट पर। ये कालीकट के तट पर आया, और इसका जो नाम है वो है आपका वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा जो है वो कहां से संबंधित था, तो ये था आपके पुर्तगाल से संबंधित, पुर्तगाल से संबंधित था। तो इसका सही जो आंसर आता है आपका कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसका तो आप आंसर फटाफट से दे दीजिए कि इसके आंसर में मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम पिछली उसमें बात कर चुके हैं। भारतीय मानक समय रेखा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जमोरिन ने स्वागत किया था, कालीकट का राजा था जमोरिन। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और इसका आप सही जो आंसर दे रहे हैं आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका मुझे लगता है आप सब सही लोग सही आंसर देंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें आप, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है, तो आप बताइए। तब तक मैं आपको देखिए कुछ बातें बताना चाहूंगा।
हम यहाँ पर बात करें, देखिए हमने, चलिए मैं आपको पिछले ही मैथ में ऐसे तो लेकर जाना चाहता था, चलिए पिछले आप इस क्वेश्चन को देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पृथ्वी बना करके ये सी पे बता देते हैं, हमारे यहाँ पर ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो माना गया है वो क्या है, इसे माना गया है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया है इसे, या इसे ही कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पर आपका ग्रीनविच है, इस ग्रीनविच जो शहर है, इस शहर का जो समय है वो मानक समय माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जब हम इस रेखा से, देखिए हमारा भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अगर हम यहाँ से भूमध्य रेखा बना दें तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो क्या है, ये दूसरे आपके देशांतर हैं, ये जो है वो आपके देशांतर हैं। अब यहाँ से भारत से जो देशांतर निकल के जा रहा है वो कौन सा देशांतर है, ये भारत में हमने जो अपना मीन टाइम माना है वो किसको माना है, ये माना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अब मान के चलो कि हमारा भारत का समय यहाँ से कितना आगे है, तो हमें यहाँ से पता है कि ये कितना है 0 डिग्री देशांतर, तो भारत के बीच में समय कितना होगा 82.5 डिग्री, और एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है, वो लगता है आपकी 4 मिनट। और जब हम ग्रीनविच मीन टाइम से पूरब की तरफ आते हैं तो समय में क्या होता है, वृद्धि होती है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय में कमी होती है। तो ये 82.5 डिग्री पे आप मान लो 82.5 डिग्री इंटू 4 कितना हो गया 328, और 2 कितना हो गया 330, मतलब इसको हम 60 से डिवाइड करें तो कितने घंटे हो गए, 5 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट। तो हमारे भारत का समय कितना आगे है, तो उसका सही आंसर आता है आपका 5 घंटा 30 मिनट। हाँ, इनके दो देशांतर के मध्य का जो स्थान है, देखिए ये वाला, इसे कहा जाता है गोर। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो है वो है आपकी देशांतर रेखा, 2 देशांतर रेखाएं हैं, और यहां पर देखिए ये क्या है आपकी 2 अक्षांश रेखाएं हैं। तो इन अक्षांश रेखाओं के मध्य का, ये जो अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान है इसे कहा जाता है कटिबंध, और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का स्थान है इसे कहा जाता है गोर, और ये दोनों के बीच का जो ये संक्रमण का क्षेत्र है, देखिए ये, इसे कहा जाता है आपका ग्रिड। तो ये 3 बातें आप याद रखिएगा कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान कटिबंध, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का स्थान गोर, और दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है इसे ग्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%? तो संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर, प्रतिशत भूभाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? आंसर दीजिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, तो आप आंसर दीजिए। देखिए मैं आपको तब तक यहां पर कुछ राउंड फिगर में बता देता हूं कि हमारे यहां पर संपूर्ण भारत में जो पर्वत और पहाड़ियां हैं वो कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं। आप कुछ ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं। आप आंसर दीजिए। आप लोगों का सी जो आंसर है वो सही है, सी। देखिए ये जो है वो आपके क्या हैं, ये है पर्वत, और ये क्या हैं, ये है पहाड़। पर्वत क्या होते हैं, ऐसे नुकीले चोटी वाले क्षेत्र जिनकी ऊंचाई 2800 मीटर से अधिक है, 2800 मीटर से अधिक है, ये क्या कहलाते हैं, ये पर्वत कहलाते हैं। और जिनकी जो ऊंचाई है वो 2800 मीटर से कैसे है, 2800 मीटर से कम है, तो ये क्या कहलाते हैं, पहाड़। और ये क्या कह रहा है, पहाड़ एवं पर्वतों का विस्तार। तो इतने तो हमारे पर्वत हैं और इतने पहाड़ हैं, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 29.3% हो गया। तो सही आंसर आपका कौन सा निकल के आता है, वो आता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? राज्य समुद्र तट रेखा से सीमा बनाते हैं, समुद्र तट रेखा में हैं। तो देखिए आप आंसर दीजिए, आप आंसर दें यहां से कि हमारे भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ तट रेखा या सीमा बनाते हैं। तो एक तो आपका हो गया गुजरात,
गुजरात, और गुजरात सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है। दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र। तीसरा जो हो गया वो है गोवा। चौथा जो हो गया वो है आपका कर्नाटक। पांचवा जो हो जाता है वो है आपका केरल। छठवां जो है वो हो जाता है आपका तमिलनाडु। सातवां जो होता है आंध्र प्रदेश। आठवां जो होता है वो है ओडिशा। और नौवां जो होता है वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो हमारे भारत के साथ या भारत समुद्र के साथ जितने राज्य सीमा बनाते हैं वो हैं आपके 9 राज्य सीमा बनाते हैं, जिनमें से पूर्वी तटीय क्षेत्र पर जो है 4 राज्य और पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर हैं आपके 5 राज्य। और इनमें से सबसे छोटी तटरेखा बनाने वाला जो राज्य है वो है आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इसको आंसर दीजिए। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, बिक्वेलियन पॉइंट या इनमें से सभी? इंदिरा पॉइंट का नाम कौन सा है? आप आंसर दीजिए। देखिए हमारे यहां पर जो है ये आपका भारत है, और भारत के साथ में यहां पर जो है एक हमारा द्वीप समूह है, और वो जो द्वीप समूह है वो ये है, देखिए ये है। और इसका सबसे ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है आपका ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार का एक पॉइंट है और इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ये हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और यहां से प्रश्न पूछा गया है कि इसके अन्य नाम क्या हैं? पार्सन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, लाहिचिंग है, या इनमें से सभी हैं? तो ये बताइए आप कि इनमें से सही आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए मैं आपको एक आंसर को लगाने की ट्रिक बताना चाहूंगा। एक ट्रिक बताऊं कि आंसर के सही आंसर कैसे लगाते हैं। तो देखिए आप लोगों को जानकारी है, मैंने बताया भी है और सामान्यतः आपने पढ़ते भी हैं कि हम इंदिरा पॉइंट को एक किस नाम से जानते हैं? पार्सन पॉइंट के नाम से, इसे आप सभी जानते हैं। दूसरा आप जानते हैं इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहां पर 2 का तो आंसर है नहीं, मतलब 2 सही हैं और 2 आप लगा नहीं सकते। लगाने कितने पड़ेंगे? 1। तो अब बचा क्या आपके पास? डी आंसर बता। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि लाहिचिंग भी इसे कहा जाता है। नाम तीनों ही है, लेकिन आपने ये बीच वाला नाम नहीं सुना होगा। तो अब आपके पास सही ऑप्शन कौन सा आता है? डी, कि इनमें से सभी जो हैं वो आंसर हैं। तो ये डी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वो बताइए आपका पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, बताइए। आप आंसर दीजिए इसका कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। देखिए ये जो है यहां पर देखिए ये भारत है, और यहां पर ये जो है वो आपकी श्रीलंका है, और यहां पर आपके ये भगवान जी राम के द्वारा निर्मित ये आता है ये, और यहां से जो है वो ये है रामेश्वरम, ये है आपका राम सेतु है। और ये क्या है? ये पंबन द्वीप है, और इसी पंबन द्वीप पर क्या स्थित है? इसी पंबन द्वीप पर जो स्थित है वो है आपका रामेश्वरम। यहां पर जो स्थित है वो है ये रामेश्वरम, ये है रामेश्वरम। और यहां पर देखिए ये जो यहां पर एक छोटा सा हिस्सा है इसे कहा जाता है, ये जो यहां से है ये कहा जाता है पंबन चैनल। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा दे रहे हैं? इसका सही आंसर आप कौन सा दे रहे हैं?
पाक जल संधि इसका आंसर नहीं होगा। पाक जल संधि जो अलग करती है वो किससे अलग करती है? ये श्रीलंका से अलग करती है। ये यहां पर बात कर रहा है। ये जो है आपका चैनल कौन सा है? द्वीप हमेशा आपको पता है क्या होते हैं? द्वीप जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए भाग। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो ये है हमारे भारत की मुख्य भूमि से अलग तो होगा। तो मुख्य भूमि से अलग होगा तो यहाँ पर क्या होगा? आपकी सीधी सी सोचने वाली बात है, ये जो है वो होगा आपका पंबन चैनल। तो इसका सही जो आंसर आता है आपका वो पंबन चैनल होगा। पाक जल संधि इसको अलग, जल द्वीप को अलग नहीं करती है। पाक जल संधि किसको अलग करती है? ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है। दूसरा किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। इसका सही जो आंसर होगा वो आपका पंबन चैनल होगा। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसे अलग करता है? 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान और निकोबार दोनों द्वीपों को अलग करता है। प्रिया मीना, अच्छा आंसर है आपका। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान, कार निकोबार और छोटा निकोबार। डंकन पास इनमें से किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान। आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको थोड़ा सा यहां पर कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसका आंसर दीजिए। देखिए ये हमारा भारत है और यहाँ पर आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और ये जो है वो कौन सा है आपका? ये है आपका लैंडफॉल द्वीप। ये लैंडफॉल द्वीप है। ये आपका कौन सा आ गया? ये आपका उत्तरी अंडमान। ये कौन सा है? ये है आपका मध्य अंडमान। ये कौन सा है? ये आपका दक्षिणी अंडमान। और ये जो है वो क्या है? आपका लघु अंडमान। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका सही? आप जो आंसर दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? सी आंसर दे रहे हैं। इसका आप सी आंसर दे रहे हैं। और सी में क्या है? देखिए सी है आपका दक्षिण अंडमान। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। ये जो क्या है आपका? ये है डंकन पास। डंकन पास। और डंकन पास किससे गुजरता है? दक्षिणी अंडमान से को लघु अंडमान से अलग करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी। सी इसका सही आंसर है। और देखिए उत्तरी अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप, जैसे ये आपका अंडमान है और ये नीचे निकोबार है, ये यहां से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। सही आंसर है आपका सी। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। आप इसका आंसर दीजिए। तब तक देखिए मैं आपको इससे संबंधित कुछ आंसर आपको बताता हूं और वो आंसर क्या होंगे। देखिए जैसे ये जो है वो हमारा भारत है। देखिए यहां पर जो आता है आपका ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहां पर जो आता है वो है आपका लक्षद्वीप समूह। यहां पर जो है वो क्या है? ये है आपका मालदीव। यहां पर क्या है? तो ये है आपका सुमात्रा। अब मैं आपको इससे संबंधित बातें बताता हूं। और एक और यहां पर जो है वो आपका क्या है? श्रीलंका। देखिए अब आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको बताऊं। 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये है आपका अंडमान द्वीप, अंडमान। और ये जो है वो कौन सा है? निकोबार। अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो क्या है? 10 डिग्री चैनल, इन दोनों को। और ये है आपका सुमात्रा। सुमात्रा और निकोबार को जो अलग करता है ये क्या है? आपका ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल या महान चैनल। इसी तरीके से 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये आपका मालदीव। और ये है आपका लक्षद्वीप या मिनी काय कह सकते हो, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है वो है आपका 8 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? और यहां पर जो है ये राम सेतु, और यहां पर जो जल संधि है उसे क्या कहा जाता है? पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। तो सही आंसर आपका कौन सा आएगा? वो सी आएगा। इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी। तो इससे 4 आंसर आपके हो गए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से विभाजित किया जा सकता है: हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिण पठार, राजस्थान का मैदान, पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश और हिमालय प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश या द्वीपीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय क्षेत्र। तो आप बताइए। तब तक देखिए मैं आपको कुछ थोड़ी सी बात इसमें बताता हूं, आप आंसर दीजिए। ये जो है ये हमारा भारत है
ये भारत को देखिए किस तरीके से बांटा गया है, तो वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है ये जो आता है हमारा, देखिए ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो ये आता है इस तरीके से, और एक जो क्षेत्र है वो यहाँ से ये आता है और यहाँ से ये क्षेत्र आता है। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, एक जो क्षेत्र है वो ये है आपका, एक जो क्षेत्र है वो ये है, एक जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा बनता है, ये जो क्षेत्र बनेगा आपका, एक जो है वो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, एक जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है, और इसी के किनारे पर यहाँ जो है ये क्षेत्र है, ये तटीय मैदान है, तटीय मैदान, ये कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, ये क्या है, ये आपका मध्यवर्ती विशाल मैदान है, ये क्या है, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी, डी इसका सही आंसर है। अब आपसे तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप इतने बढ़िया आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक विभाजन विभाग प्राचीनतम है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, तो वो बताइए आप। और वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है या समुद्र तटीय मैदान है। आप इसका आंसर दे रहे हैं सी, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड से हुआ है, और गोंडवाना लैंड हमारा क्या है, पेंजिया का भाग है, पेंजिया जिसको कहा गया है, हमारी प्रारंभिक पृथ्वी को पेंजिया कहा गया है, उसके चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहा गया है, पेंथालासा, तो इसका भाग है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो टर्सरी युग में हुआ है, टर्सरी युग में, और इसका जो निर्माण हुआ है ये होलोसीन से लेकर के प्लेस्टोसीन, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। मतलब सबसे पुराना कौन सा है हमारा, पहले नंबर पर सबसे पुराना ये है, दूसरे नंबर पर ये है, और तीसरे नंबर पर आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हमारा सबसे नवीनतम भाग है। तो इसका सही आंसर आता है आपका सी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। न्यू मूरे द्वीप कहाँ स्थित है, न्यू मूरे द्वीप, तो देखिए आंसर दीजिए। न्यू मूरे जो द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है ये, और ये जो द्वीप है देखिए इस तरीके से, ये है आपका न्यू मूरे द्वीप, और ये भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण रहा, भारत बांग्लादेश विवाद का कारण रहा, लेकिन वर्तमान में क्या है, ये जलमग्न हो चुका है, जलमग्न हो चुका है। सही आंसर है आपका बंगाल की खाड़ी, सी इसका सही आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर है आपका बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, वो है आपका लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, आंसर दीजिए जल्दी से। वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, जलमग्न हो चुका है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। वर्तमान में भारत के किस भाग को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हमने एक आपको पता वो श्वेत महाद्वीप की बात की थी, तो श्वेत महाद्वीप जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो आपके अंटार्कटिका को कहा जाता है, और श्वेत जल किसको कहा जाता है, तो वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। एक और आंसर क्वेश्चन देखें, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो इसका आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। सियाचिन ग्लेशियर सही आंसर है आपका। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, और
इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 से लेकर के 3000 मीटर तक है। तो इसका आंसर बताइए आप कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर का विशाल मैदान, इसका सी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि सी आंसर जो है, क्योंकि यहां पर जो मृदा पाई जाती है वो कैसी है, इसे कहा जाता है जलोढ़, या इसे कहा जाता है दोमट, या इसे ही कहा जाता है कांप मृदा। कांप मृदा। जबकि चरनोजम कैसी है, चरनोजम जो है ये काली मृदा का रूप है, काली मृदा का रूप है। तो ये पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा आपका कौन सा है, सी। सी इसका सही आंसर है। इस मैदान की जो मिट्टी है वो चरनोजम प्रकार की है, ये गलत है इसमें। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा वह क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, बताइए, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो वो है आपका असम, नागालैंड, भूटान और मणिपुर। असम की लगती है, नागालैंड की लगती है, भूटान की भी लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है। एक क्वेश्चन आप यहां पर और देख लेते हैं। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित हैं। आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, गुजरात व महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आप, मणिपुर से इसकी सीमा नहीं लगती है। एक और क्वेश्चन का आंसर दें। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका आंसर दें। 29 का आप सभी लोगों का सही है, बड़ा अच्छा लगा। आप लोग जिस तरीके से आंसर देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों की बड़ी अच्छी तैयारी है, और मुझे लगता है आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरीके से आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे आप सभी लोग जरिए। और इसका सही जो आंसर दे रहे हैं आप 30 का डी, 30 का डी जो आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग दें। सभी, इस क्वेश्चन को मैं सभी लोगों का चेक करूंगा, तो जितने भी आप लोग हैं वो सभी आंसर दें। और मुझे जिन आप में से बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूं, तो मुझे अच्छी बात है, आपके 30 में से एक गलत हुआ है, तो ये तो बड़ा अच्छा स्कोर है आपका। और दीजिए आंसर आप, कितने लोग, इसका मैं सभी लोगों का आपका चेक करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपके ज़्यादातर चेक नहीं किए थे, लेकिन मैं इसमें से आपके सभी लोगों के चेक करना चाहूँगा। और कोई देना चाहेंगे आंसर? दीजिए। सभी लोग आंसर दें। हम्म, 25 ठीक है आपके लब को। आप आशु शर्मा, आप ए आंसर क्यों दे रहे हैं? आपके कई बार आंसर आया है, मैं सोच रहा हूं कि आप एक बार तो इसको चेंज करें। हेमा सोनी, आप भी जरा आंसर को देखिए। आंसर जो है वो आपका, देखिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया है, तो मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा। तब तक देखिए आपका इसका सही जो आंसर है वो कौन सा आता है, इसका सही आंसर और दीजिए। मैं आपका इस खुशी हो गई आज अपनी क्लास में सर जी अच्छा, खुशी हो गई, चलो अच्छी बात है। और दीजिए, और कोई देना चाहेंगे? तो इसका महेंद्र भील, आप तो बहुत देर में आज नजर आए हो। कौन है ये? राजनंदिनी, आपके 30 में से 26 सही हैं। MP में नहीं और MP3 ऑप्शन में 15 सही हैं आपके। ई यादव, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। देखिए अब मैंने आपको बताया ना कि आपकी डेली क्लास हुआ करेगी,
तो डेली क्लास होगी, तो अब आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन इसी तरीके से चलेगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के जो है क्वेश्चन आंसर का जो सेशन इस तरीके से चलेगा तो आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी। आपकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि आने वाले समय में पर्यावरण से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। और पर्यावरण के लिए तो विशेष कहना चाहूँगा मैं। चलिए, तो कल हम जो है कोई नहीं, कन्फ्यूजन को हटाइए। मेरे नोट्स वगैरह अगर आप मेरे से जुड़ी हुई हैं तो नोट्सों को आप बार बार पढ़िए। जितनी बार आप मेरे नोट्स पढ़ोगे उतनी ही चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। हाँ शिवानी, अच्छा स्कोर है आपका। और मनीषा मीना 30 में से 27 सही हैं, बिल्कुल अच्छे हैं मनीषा, लेकिन और 3 जो गलत हैं आपके उनको भी ठीक करो। और संजय अहीरबार, हाँ आपकी तो बात नहीं है, वो एक गलत किया, वो आपने गलत किया। अच्छी बात है। चलिए, तो हम आपसे अब कल इसी समय मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।